Good morning, class. Today we are going to discuss chapter number 16, pollution. क्लास 8 की लिए क्लास है और क्लास 8 में जो आपका चैप्टर नंबर 16 है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन की एक बेसिक क्लास आपकी हो चुकी है और आज हम लोग एयर पोल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एयर पोल्यूशन? कि एयर पोल्यूशन है क्या? सिंपली आप कहेंगे सर एयर में जो पोल्यूशन है, एयर में जो पोल्यूटेंट है, कंटेमिनेटेड पार्टिकल हैं, उन्हीं को हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आपकी बात भी सही है, बट इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन भी होनी बहुत जरूरी है। एक बार उसे देख लेते हैं, व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। सो एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स। अब यहां पे देखिए हार्मफुल मटेरियल्स, क्योंकि देखिए कोई भी मिक्सचर है वो मिक्सचर हमारे लिए तब तक अनडिजायरेबल नहीं होता जब तक वो हमें हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो वाटर ड्रिंक करते हैं तो वाटर में भी बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, क्लोराइड्स के पार्टिकल्स होते हैं, बट क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद है, मिनरल्स का काम करती है, इसलिए हम उसे पोल्यूटेड नहीं बोलते हैं जब तक कि उसमें कोई अनडिजायरेबल पार्टिकल या कोई भी एलॉय या कोई अदर थिंग्स न मिल जाए। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि हार्मफुल मटेरियल इनटू द एटमॉस्फेयर causing damages to living organisms and to the environment। अगर एयर में ऐसे पार्टिकल्स हैं, एयर में ऐसे अनडिजायरेबल पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डैमेज कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि नाउ एयर इज पोल्यूटेड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए सेकंड स्लाइड में आप यहां देखेंगे सोर्सेस ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन। क्योंकि देखिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं वहां पे एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट में अकेले आप तो हैं नहीं, एनवायरनमेंट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनका एक कॉम्पैक्ट इफेक्ट आपको एयर में देखने को, पोल्यूशन में देखने को मिलेगा। अगर आप घर के अंदर हैं तो आप अपने घर को, घर के एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बट बाहर का जो एनवायरनमेंट है तो वो आप अकेले उसके लिए रिस्पांसिबल नहीं है, एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी वहां पे होती है। तो जैसे आप देखिए अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आउटडोर एयर पोल्यूशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बस, कार, ट्रक, बाइक्स, आप देखिए कि नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, उससे क्या होता है कि उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकलती हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एयर पोल्यूट करता है। दूसरा है ओपन वेस्ट बर्निंग, खुले में जो भी वेस्ट है उसको आप, बहुत लोग क्या करते हैं, उनकी आदत होती है उसको जला देते हैं, बर्न कर देते हैं, उससे भी बहुत हार्मफुल गैसें निकलती हैं। इंडस्ट्रीज से गैसें निकलती हैं बहुत सारी हार्मफुल, बायोमास बर्निंग, इमिशन ऑफ व्हीकल्स, आप यहां देखिए कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट, आप देखिए कहीं भी अगर ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, तो वहां पे देखिए जब कंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एयर को क्या कर देते हैं? चोक्ड कर देते हैं, जिससे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम ब्रीथिंग नहीं कर पाते हैं। जो पावर प्लांट्स बन रहे होते हैं, इसके अलावा ब्रिक किल्न्स, जो चिमनियां होती हैं जहां पे ईंटें, ब्रिक्स बनती हैं, वहां से भी बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट निकलते हैं। आइए और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आगे किस तरीके से सोर्सेस यहां पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो अब देखिए सोर्सेस के बाद जो इंपॉर्टेंट यहां पे है वो है कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, वो तो सारी चीजें सोर्स थी जहां से एयर पोल्यूट हो रही थी, अब कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रीजन है कि एयर पोल्यूट हो रही है। ठीक है, देखिए अब उसको सबसे पहले हमने यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट आप समझिए। एक होता है नेचुरल कॉजेस और दूसरा कौन सा है यहाँ पर? मैन मेड कॉजेस। ठीक है, नेचुरल कॉजेस, अब जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन है, वोल्केनो आप लोग जानते हैं, ज्वालामुखी हिंदी में अगर बात करें तो अक्सर वोल्केनिक जब इरप्शन होता है तो उसमें बहुत सारे लावा, मैग्मा तो निकलता ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और इसके साथ ही साथ बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी वहां से निकलती हैं। ठीक है, जो कि एयर को पोल्यूट करती हैं। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों में लगने वाली आग, अभी हाल ही में देखिए अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक बहुत भीषण आग लग गई। ठीक है, जिसमें क्या हो गया कि बहुत सारे बायोमास जो जीव जंतु होते हैं वो जल गए, बहुत सारे पेड़ पौधे जल गए, तो उसमें जो हार्मफुल गैसें निकली उन्होंने एयर को पोल्यूट किया। स्टॉर्म्स, वायरस एंड बैक्टीरिया, अभी कोरोना वायरस 2-3 साल पहले आप देखिए कोरोना वायरस का एक बहुत ही ग्लोबल इंपैक्ट आपको देखने को मिला।
अर्थक्वेक आते रहते हैं, सुनामी वगैरह आती रहती हैं। तो अर्थक्वेक जब भी आता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वोल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि वो जो अर्थ क्रस्ट है, तो मेंटल से होते हुए कोर तक उसमें एक दरार आ जाती है, ठीक है। तो उस दरार में से क्या होता है, जब एनर्जी अचानक से निकलती है तो प्लेटों की टक्कर से अर्थक्वेक होती है, तो वो जो दरार होती है वहां से बहुत हार्मफुल गैसें निकला करती हैं। तो देखिए ये तो नेचुरल कॉजेस हो गए, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, यानी ये अपने टाइम पे होते ही है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि कुछ मेजरमेंट करके इनके इंपैक्ट को कम कर सकते हैं, बट जो कंसर्न वाली बात है वो ये वाला चार्ट है, मैन मेड कॉजेस। क्यों? क्योंकि ये सारे जो रीजंस हैं, ये सारे जो कॉजेस हैं एयर को पोल्यूट करने के, वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, और ये हमारे खुद की वजह से हो रहे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी होगी आगे चल करके इसे हमें रोकना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मैन मेड कॉजेस। पहला है इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। आप देखिए कि आज के समय में अगर हम बात करें कि टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है। अकेले अगर इंडिया की पॉपुलेशन है तो करीब 150 करोड़ 150 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए हैबिटेशन की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी रहने के लिए। तो रहने के लिए आप क्या करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, क्योंकि जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप जंगलों को काटेंगे, जंगलों को काट करके वहां पे लोगों को बसाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी जितने ज्यादा लोग होंगे, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ बाइक्स, सारी चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ेगी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी वहां पे ज्यादा पॉल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अब आप सोच रहे होंगे कि सर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से कैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगा। देखिए जैसे मान लीजिए पैडी होता है, धान की खेती होती है, ठीक है। अब आप उसमें क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको पुआल बोलते हैं, तो उसे क्या करते हैं किसान जला देते हैं। तो जब पुआल को जला देते हैं तो उससे क्या होता है, मीथेन CH4 मीथेन नामक एक बहुत ही हार्मफुल गैस जो है वो एनवायरनमेंट में सिक्रीट हो जाती है और एनवायरनमेंट को क्या करती है, एयर को पॉल्यूट कर देती है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन को खाना भी चाहिए, तो खाना कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से मिलेगा। तो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगा उतना ज्यादा वो वेस्ट मटेरियल को बर्न करना पड़ेगा, जिससे ही एयर लगातार पॉल्यूट होता जाएगा। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की बात करें, देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनको एनर्जी भी चाहिए होगी, ज्यादा बिजली की खपत बढ़ेगी, ऊर्जा की ज्यादा खपत बढ़ेगी, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, एनर्जी तो लिमिटेड है, उसके लिए हमें अल्टरनेटिव सोर्स पे जाना पड़ेगा। तो क्योंकि जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत ही कम मात्रा में ये बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देते हैं। तो जब आप रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का उपयोग ज्यादा करेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें से हार्मफुल रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेशा होता रहता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी पर तो असर डालता ही है, लेकिन उसका असर एयर पोल्यूशन पे भी पड़ता है, जो कि आगे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए अगली स्लाइड है कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताया। तो वही तो है नेचुरल कॉजेस, डस्ट स्मोक फ्रॉम वाइल्ड फायर। यहां पे कुछ पिक्चर्स यहां पे मैंने पेस्ट कर दी हैं, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, सिगरेट से निकलने वाला धुआं है, वोल्केनिक इरप्शन है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनको आप क्या बोलेंगे, ये दोनों तो चलिए नेचुरल हो गया, और ये नीचे की जो दो है ये ह्यूमन मेड हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैंने यहाँ चार्ट वाइज लिख दिया है, ये आपको अपने कॉपी में लिखना भी है, इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, व्हीकल्स, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर। तो अभी जो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं उसका एक बहुत ही अच्छा ये चार्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए अब बात आती है, जो अगली स्लाइड है वो है पॉल्यूटेंट इमिशन। अब आप यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फिगर दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए वोल्केनोज, ठीक है। अब यहाँ से जो डस्ट पार्टिकल निकलेगा वो नेचुरल, ठीक है, क्योंकि नेचर है। फॉरेस्ट नेचर, वाइल्ड फायर्स नेचर, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, लिव स्टॉक, जो जानवर होते हैं वो लिव स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए सिटीज है। अच्छा देखिए सिटीज की अपनी रीजन्स होते हैं, कॉजेस होते हैं, जो विलेज होते हैं उनके अपने अलग कॉजेस होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लाइटली इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो विलेज के आसपास का एरिया होगा वहां पे आपको फॉरेस्ट बर्निंग, वोल्केनोज, पहाड़ी एरिया है अगर माउंटेन एरिया है तो वोल्केनोज,
वाइल्ड फायर्स, ये सब आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। सिटी एरिया होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, या जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो स्मोक है, उसका पॉल्यूशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज को और हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है, एक तो हमारा क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है, जिसमें देखिए CO, CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप जानते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, मोस्ट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मींस आप ये समझिए हाइड्रोजन प्लस कार्बन, तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से जुड़कर के जो कंपाउंड बनेंगे वो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल जैसे यहाँ पे ये जो PM लिखा है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ये उनके लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके सोर्स क्या है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब भी आप कोई लकड़ी वगैरह जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है उसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन तीनों की अधिकतर देखने को मिलती है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी मिलते हैं। ठीक है, अब इनको सेकेंडरी क्यों बोला गया, इनको प्राइमरी क्यों बोला गया, देखिए है तो सभी पॉल्यूटेंट, सभी पॉल्यूशन ही करते हैं, एयर पॉल्यूशन ही करते हैं, बट क्या है कि उनकी लेवल और उनका जो मिलने का स्थान है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं तो ये सारे कर रहे हैं, इनकी मात्रा कम है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनकी अपेक्षा ये एनवायरनमेंट को ज्यादा डैमेज करते हैं। कैसे, जैसे देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये देखिए नाइट्रिक एसिड, ये देखिए ये भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, O3 ओजोन, पैन मोस्ट एनोज नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, एंड SO4 सल्फर ऑक्साइड। तो देखिए ये सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है, क्योंकि इसमें आप देखिए ये सारे क्या है एसिड, इन्हीं की वजह से जो है एसिड रेन होता है, इन्हीं की वजह से क्या होता है एसिड रेन होता है, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल का हमारा जो टॉपिक है वो एसिड रेन है, तो उसमें हम ये सारे पॉल्यूटेंट क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल सोर्स और स्टेशनरी सोर्स, इसमें आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट को। मोबाइल सोर्स का मतलब होता है, मोबाइल का मतलब होता है जो चलता फिरता है, जैसे ये कार है, अब ये कार मान लीजिए यहाँ प्रयागराज से चली और ये प्रयागराज से चल करके लखनऊ तक पहुंची। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए ये इसका एग्जॉस्ट है जहां से एयर वगैरह निकल रहा है, मान लीजिए इसका फिल्टर खराब है, कितना भी फिल्टर बना लेंगे तो 100% को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो मान लीजिए कि इसमें से कुछ 10% 5% पोल्यूशन पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो प्रयागराज से लखनऊ तक ये पहुंचेगी, इसका मतलब प्रयागराज से लखनऊ तक की पूरी डिस्टेंस पे ये पोल्यूशन फैलाते हुए जाएगी। ठीक है, कुछ स्टेशनरी सोर्स होते हैं, स्टेशनरी का मतलब जो एक जगह है, जैसे मान लीजिए जो चिमनियां होती हैं, जहां पे ईंट भट्टे जो होते हैं, जहां पे ईंटें पकाई जाती हैं, अब वो चिमनी तो एक ही जगह है, तो जिस एरिया में होगी केवल उस एरिया को ही पॉल्यूट करेगी। तो जो मोबाइल सोर्सेज जो होंगे वो जहां तक जा सकते हैं पूरे एरिया को कवर करते हैं, स्टेशनरी सोर्स जो होते हैं वो केवल एक पार्टिकुलर एरिया को ही पॉल्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। अब देखिए यहां पे भी सेम ही है, सेम स्लाइड है, इसको बहुत ज्यादा बताना नहीं है, वही प्राइमरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट सेम स्लाइड है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए एयर पॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, सोर्सेस डिस्कस कर लिया, कॉजेस डिस्कस कर लिया, और पॉल्यूटेंट जानते हैं किस किस तरीके से उसमें पॉल्यूटेंट कौन कौन से पाए जाते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, वो हम जानना चाहते हैं कि एयर पॉल्यूशन हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, किस तरीके से डैमेज कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपने बॉडी पे देखते हैं कि हमारे बॉडी को किस तरीके से डैमेज कर रहा है। देखिए आप यहां पे देखिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी लंग डिसीजेस, क्योंकि आप सांस लेते हैं लंग के थ्रू लेते हैं, तो जब कंटेमिनेटेड पार्टिकल वाली पॉल्यूटेड एयर आप सांस ब्रीथिंग करेंगे तो आपको इससे लंग कैंसर होने का, अस्थमा होने का, या न्यूमोनिया होने का। न्यूमोनिया में क्या होता है, आप सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपका लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है ना, इसके अलावा आपकी स्किन एजिंग, स्किन एजिंग का मतलब होता है
कि कम उम्र में ही जो हमारी स्किन होती है, जो बॉडी की स्किन होती है, वो ऐसे लगने लगती है जैसे कि बुड्ढों की स्किन होती है, ठीक है ना, यानी स्किन डिग्रेड होने लगती है, डिके होने लगती है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज, डायबिटीज और इंसुलिन, इंसुलिन एक एंजाइम होता है जो पैंक्रियाज से निकलता है, अगर इंसुलिन एंजाइम प्रॉपर कम या ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसके बैलेंस को भी बिगाड़ने का काम करता है एयर पोल्यूशन। ब्लड क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट जो हमारा ब्लड होता है उसके थक्के बन जाते हैं, यानी वो जम जाता है, क्लॉट्स बन जाता है, क्योंकि ब्लड का काम होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना, लेकिन अगर किसी भाग में ब्लड जम जाएगा तो वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक समस्या है। और देखिए यहाँ पर हार्ट डिसीज, जब आप सांस लेते हैं तो लंग्स के थ्रू लेते हैं, लेकिन लंग्स जो ऑक्सीजन है वो किसको ट्रांसफर करता है, वो ब्लड को ट्रांसफर करता है, और ब्लड किसके थ्रू सर्कुलेट होता है, तो हार्ट भी सर्कुलेट होता है। अब जब आपने पोल्यूटेड एयर ली है, लंग्स में पोल्यूटेड एयर एंटर किया है आपकी बॉडी में, तो जाहिर सी बात है कि जब इसको ट्रांसफर होगा हार्ट को तो पोल्यूटेड एयर भी मिलेगा, और ये एयर पोल्यूटेड एयर इस हार्ट में ब्लड में मिलने के बाद हार्ट के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो हार्ट डिसीज भी होगा, और पूरे बॉडी में जहां जहां वो कंटेमिनेटेड ब्लड पहुंचेगा वो आपके सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए आप देखिए स्ट्रोक, ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन की वजह से जो मेंटल हेल्थ है उस पे असर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में और कुछ इससे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में देखिए सेम वही है, देखिए अब इसमें दिया है फाइन पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, हम सांस लेते हैं हमें नहीं दिखाई देते कि वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, तो उसमें देखिए इस तरह की प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी हम ज्यादा लंबी सांस नहीं ले पाते हैं, वीजिंग, कफिंग, कफ हो जाता है, चेस्ट पेन, चेस्ट में हमारे दर्द होने लगता है, फटीग, थकावट महसूस होने लगती है, आजकल आप देखिए थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपको थकावट महसूस होने लगती है, ठीक है। और ग्राउंड लेवल ओजोन, ओजोन से भी पोल्यूशन होता है, तो उसके वजह से देखिए सेम वही है जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम वहां पे भी आपको देखने को मिल रही है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे सोर थ्रोट, मतलब गले में सूजन महसूस होना। इसलिए देखिए इसके लिए एक चीज आप ध्यान रखिए, होता क्या है कि जब एयर चोक्ड होती है, चोक्ड का मतलब कि एयर में कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स ज्यादा है तो एयर भारी हो जाएगी, तो जब आप सांस लेंगे तो नाक से पूरी सांस नहीं ले पाएंगे, तो आप क्या करते हैं, मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये काम आप तब भी करते हैं जैसे आप रनिंग कर रहे हैं या कुछ खेल खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो जब आप सांस नाक से नहीं ले पाते पूरी तरीके से तो आप मुंह से सांस लेना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने एक बार मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुंह पे कोई फिल्टर है नहीं, यहाँ पे लंग्स में तो चलिए एक फिल्टर है लेकिन मुंह पे तो कोई फिल्टर है नहीं, तो अगर मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देंगे तो जो एयर के साथ डस्ट पार्टिकल जाएगा तो वो आपके गले को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज आपको क्या कोशिश करनी है, कभी भी मुंह से सांस न लें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जहां पे आप हैं वहां पे एयर चोक्ड है, आप नहीं ले पा रहे हैं सांस प्रॉपर्ली, तो उस जगह से हट जाएं, हरी भरी जगह पे जाएं जहां पे पोल्यूशन कम हो, वहां पे जाने की कोशिश करें। फाइन पार्टिकल्स कैन मेक दिस कंडीशन वर्स। अब कह रहा है कि जो फाइन पार्टिकल है यानी ये जो छोटे छोटे कण हैं, अगर इस तरह की किसी को दिक्कत है तो उसको और वर्स कर देती है, बिगाड़। मान लीजिए किसी को अस्थमा है, अब किसी को अस्थमा है और एयर पोल्यूटेड एरिया में रहता है तो उसका अस्थमा तो और जल्दी जल्दी उसको परेशान करेगा और उससे उसकी डेथ भी हो जाएगी। सेम ओजोन के साथ भी यही है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इन शॉर्ट में हम समझे स्लाइड को रखने का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट है अस्थमा का, अगर कोई पेशेंट है किसी रेस्पिरेटरी डिसीज का और आप इस एरिया में रहते हैं जहां पे एयर पोल्यूटेड है, तो आपकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और आजकल जो एक फटीग वाली जो प्रॉब्लम है, यानी कुछ काम करना, थोड़ा ही काम कर लेना और थकावट महसूस होना, इसका रीजन एयर पोल्यूटेड पार्टिकल्स ही है, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइड है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। सब्सक्राइब भी करना है आपको, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और ये सारी चीजें आपको अपने रिपीट कर लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है कॉपी में, और बुक्स में जो आपकी बुक है चैप्टर नंबर 16 उसमें सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लेने हैं। अब आप देखिए कि अब जब आप पढ़ेंगे अपनी बुक को तो ये सारे पॉइंट्स क्योंकि आपके क्लियर हो गए हैं तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर भी मान लीजिए कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप वो पॉइंट पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन। थैंक यू क्लास।